हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट के वीडियो में हमने डायपोल स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रिक डायपोल, और यहाँ पर हम कुछ बातें और डिस्कस करेंगे कि जब इलेक्ट्रिक डायपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रख दें तो क्या होता है वो देखेंगे। तो इसके पास देखिए यहाँ पर अपना टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल का तो खुद का तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही होता है, लेकिन जब हम किसी डायपोल को एक दूसरे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर क्या होगा वो देखेंगे आज। तो यहाँ पर दो केसेस होते हैं, व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म, और सेकंड केस व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसके पूरे के अंदर सेम होगी। यूनिफॉर्म हो गया मतलब माइनस पर भी वही होगी और प्लस पर भी वही होगी। और नॉन यूनिफॉर्म मतलब यहाँ पर हमने लिखा है, देखिए डायपोल हो गया यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका नहीं है, ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है लेट ई इज इंक्रीजिंग अलोंग इट्स डायरेक्शन। इसका मतलब ई की डायरेक्शन ये है और इस डायरेक्शन में ई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर भी ई इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब ई की वैल्यू इस माइनस की जगह ई की वैल्यू कम है और इस प्लस पर ई की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पर प्लस पर ई की वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन प्लस पर ई की वैल्यू कम है, बट माइनस पर ई की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। यूनिफॉर्म में क्या होगा, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, यहाँ जो होगा वही यहाँ पर होगा, ठीक है। तो सपोज यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हमने शो कर रखी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। लेकिन इन तीनों में क्या फ़र्क है, इन तीनों में इतना सा फ़र्क है, इसमें इस तरफ प्लस है, इधर माइनस है, इधर माइनस इधर प्लस, लेकिन इसके पैरेलल है, ठीक है। इसके क्या हो गया, पैरेलल हो गया। यहाँ अगर बात करें कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, -2 फ्रॉम -2 प्लस। यहाँ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, फ्रॉम -2 प्लस, ठीक है। इसका मतलब ये जो डायपोल है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है, मतलब दोनों में एंगल कितना है, 0 डिग्री। ये जो रखा हुआ डायपोल वो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल रखा हुआ है, ठीक है, एंटी पैरेलल रखा हुआ है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना तो पैरेलल है ना एंटी पैरेलल, यहाँ पर सपोज कुछ एंगल बन रहा है इनके अंदर। अब पी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, तो आप सबको पता होगा पी वेक्टर की डायरेक्शन होगी ये डायरेक्शन, ठीक है, -2 प्लस, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पी वेक्टर और ई वेक्टर में सपोज कितना एंगल है, यहाँ पर थीटा एंगल है। इन दिस सिचुएशन द इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दिस केस electric dipole is placed anti-parallel to the external electric field, and in this case an electric dipole is placed at an angle of theta with external electric field E, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए इस कंडीशन में सपोज यहाँ पर आपका चार्ज कितना है, Q चार्ज है, और यहाँ पर भी कितना है, Q है, -Q, यहाँ पर +Q, यहाँ पर +Q और यहाँ पर माइनस का Q चार्ज है, ठीक है। इनको हटा दीजिए, अब -Q +Q पूरा ये वैल्यू रहते हैं, सिंबल्स को हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ भी क्या चार्ज है, प्लस का Q, और यहाँ क्या है, माइनस का Q चार्ज है। यहाँ भी पूरा Q लिख देते हैं, -Q +Q एंड -Q, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये पता है कि अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। कितना लगता है, Q × E। तो इस पर फोर्स लगेगा, लेकिन वो किस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, तो हमें पता है इस पे प्लस पे हमेशा इस डायरेक्शन में लगेगा, और कितना लगेगा, Q × E। इस पर किधर लगेगा, E के अपोजिट लगेगा, क्योंकि चार्ज कैसा है, माइनस है। तो इस पर भी फोर्स लगेगा, लेकिन किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा। कितना लगेगा, QE। तो दो फोर्स लग रहे हैं, QE इस तरफ, QE इस तरफ, क्या होगा, टोटल फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स 0 हो गया, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो ये कोई भी चार्ज, कोई इसी तरह का मूवमेंट नहीं होगा। यहाँ पर इस माइनस पे किधर फोर्स लगेगा, तो माइनस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, कितना, QE, और इस प्लस में किधर लगेगा, इस तरफ, कितना, QE। अगेन देयर इज नो नेट फोर्स, मतलब नेट फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर देखिए ये जो +Q चार्ज है इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, कितना लगेगा, QE लगेगा। इस पर किधर लगेगा, इस पर लगेगा, इस तरफ, कितना लगेगा, QE लगेगा। अब भी देखिए QE फोर्स इस तरफ है, QE फोर्स इस तरफ है, लेकिन नेट फोर्स कितना हो गया, यहाँ पे अगेन 0 हो गया। बट यहाँ पर क्या हो, क्या मूवमेंट होगा, नहीं होगा कुछ, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि रोटेट करेगा ये।
यहाँ पर भी दो फोर्स लग रहे थे, लेकिन ये फोर्स सेंट्रल फोर्स थे, एक ही लाइन के अलोंग लग रहे थे, लेकिन ये दोनों फोर्सेस एक लाइन के अलोंग नहीं लग रहे। और जब दो फोर्सेस इक्वल और अपोजिट लगे, या मतलब इक्वल अपोजिट ना भी हो, अगर अपोजिट हो और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट रोटेशन करेगा। तो यहाँ पर ये भी रोटेशन करेगा, और रोटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या होता है, रोटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है टॉर्क। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें टॉर्क निकालना है कि इस पर कितना टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है अभी, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोर्सेस। ठीक है, मतलब टॉर्क कब निकालते हैं हम, जब दो फोर्स लग रहे हो ऐसे, दोनों ही सेम है यहाँ पर, और दोनों के बीच में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी एक फोर्स ले लो, एक का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोर्सेस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब ये है कि इस फोर्स की लाइन क्या है, ये फोर्स इस लाइन के अलोंग लग रहा है और ये फोर्स इस लाइन के अलोंग लग रहा है। तो इन दोनों फोर्सेस की लाइन में ये जो फोर्स लग रहा है, इनके बीच में डिस्टेंस कौन सी आएगी, तो डिस्टेंस आपको पता है ये डिस्टेंस आएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, चाहे यहाँ से यहाँ तक। हम कौन सी डिस्टेंस मेजर करेंगे, ये वाली, एक ही तो बात है, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा, बिल्कुल थीटा होगा। रेज के लाइन कैसी है, पैरेलल लाइन है। तो अगर ये थीटा है, इस ट्रायंगल को बाहर से देखिए, ये ट्रायंगल कुछ ऐसा ट्रायंगल बना हुआ, ये आपका 2a है, ये आपका थीटा है। तो कोई बताएगा ये वाली वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगी आपकी 2a साइन थीटा। कितनी हो जाएगी, ये होगी आपकी 2a साइन थीटा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होती है, 2a होती है, ये a और ये भी कितनी a होता है, तो 2a साइन थीटा। तो टॉर्क कितना आ गया भाई यहाँ पर, तो टॉर्क आपके आ गया 2a साइन थीटा, तो डिस्टेंस आ गई, और इंटू फोर्स क्या कर दोगे, फोर्स आपका हो गया QA। तो पहले फोर्स लिख देते हैं, Q इंटू E और 2a साइन थीटा। तो ये आ गया आपका टॉर्क। जब कोई इलेक्ट्रिक डायपोल को ऊपर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको उठाते हैं, तो आपका टॉर्क आ गया कितना, QE, ये तो हो गया फोर्स, और डिस्टेंस कितनी है 2a साइन थीटा। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 2 को एक बार हटाओ, E को रखो यहाँ पे, 2QA E साइन थीटा। इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। इस तरीके से हमने क्यों लिखा, क्योंकि 2QA क्या होता है, P होता है। तो ये हो गया आपका PE साइन थीटा। ठीक है, और PE साइन थीटा होते ही आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टॉर्क, बिकॉज टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ठीक है, डेरिवेशन में आपसे ये पूछा जाएगा कि डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग on an electric dipole when it is placed in a uniform external electric field। वहाँ पे आपको यूनिफॉर्म ही आएगा। नॉन यूनिफॉर्म हम क्यों पढ़ेंगे, नॉन यूनिफॉर्म पढ़ने का भी अपना अलग चीज़ है, उससे आपका एक डाउट क्लियर होगा। ठीक है, तो डाउट हो सकता है आपको आया ही ना हो, लेकिन डाउट मैं बता दूंगा डाउट क्या आपके होना चाहिए। अब देखिए, अब वही चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। सपोज इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और हमने लिखा है E, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पर जो फोर्स लगेगा, इस पर वो इस तरफ लगेगा, कितना लगेगा, QE लगेगा। सपोज यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, और ये क्या है, QE1 है। मतलब यहाँ पर सपोज E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमें पता है कि अगर इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है तो E2 इज ग्रेटर देन E1। और अगेन इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ये माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ लगेगा, कितना लगेगा, QE2, और इस पर किधर लगेगा, प्लस पे, हमेशा इसके डायरेक्शन में लगेगा, इस तरफ लगेगा, कितना लगेगा, QE1।
और यहाँ भी अगेन E2 इज ग्रेटर देन E1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो फोर्स है वो ज़्यादा है कंपेयर टू दिस वन। इसका मतलब नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, तो अपना जो डाइपोल है वो इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। पहले वाले में ऐसा नहीं होगा क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या थे, सेम थे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह सेम था। क्यों था? क्योंकि हमने लिखा था यूनिफॉर्म है। यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर ये फोर्स ज़्यादा है, ये फोर्स कम है, तो देयर इज अ नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन, तो ये इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक, जब अपन इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होगा। अब देखिए, इसी से एक चीज़ हम समझेंगे। हमने आपको बताया था, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज हमने स्टार्ट किया था तो आपको ये बताया था कि प्लास्टिक की जो स्केल वगैरह होती है उनको हम ऐसे रब करते हैं। रब करने के बाद कागज़ के टुकड़ों को हम उठा लेते हैं। तो कागज़ के टुकड़ों को हम उठा तो लेते हैं, तो सपोज़ ये आपका कुछ प्लास्टिक की रोड हो गई, इसको हमने रब किया, जैसे बालों से रब किया या कहीं से रब किया हमने सिल्क क्लॉथ से, और यहाँ जो पेपर पीसेज रखे हुए हैं ये इनको अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट तो करती है, अच्छी बात है, लेकिन इस पर तो चलो चार्ज है, बट इस पर क्या चार्ज था? इस पर तो कोई चार्ज नहीं था, कागज़ के टुकड़े थे। बिल्कुल हम भी कह रहे हैं इस पर कोई चार्ज नहीं था, तो इस पर चार्ज था, इस पर चार्ज नहीं था, तो अट्रैक्शन कहाँ से आया? ये इस अट्रैक्शन का एग्जाम्पल, अट्रैक्शन को समझने के लिए एक्सप्लेनेशन आपको कहाँ से मिलेगी? यहाँ से मिलेगी। कैसे मिलेगी? एक टर्म होती है पोलराइजेशन। ठीक है, एक टर्म क्या होती है? पोलराइजेशन होती है। जैसे हमने पढ़ा था चार्जिंग बाय इंडक्शन, एक टॉपिक पढ़ा था हमने, चार्जिंग बाय इंडक्शन, टाइप्स ऑफ चार्जिंग पढ़ा था हमने, उसमें चार्जिंग बाय इंडक्शन हमने पढ़ा था। तो सपोज करो ये कागज़ का टुकड़ा हो गया, अगर हम इसके पास ये लेके आते हैं प्लास्टिक, जिस पे कैसा चार्ज होता है? माइनस का चार्ज है। सपोज एक कोई चीज़ लेके आए जिस पे कैसा चार्ज है? माइनस का चार्ज। माइनस का होगा तो भी अट्रैक्ट करेगी, प्लस का होगा तो भी अट्रैक्ट करेगी। तो होगा क्या, इसके अंदर यहाँ पर प्लस इस तरफ आ जाएगा, हमने इसकी बात करी थी, और माइनस इस तरफ चला जाएगा ड्यू टू इंडक्शन। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि देखो इस तरफ जितना प्लस आया होगा उतना ही माइनस इसमें इस तरफ आता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ कुछ माइनस चार्ज इस तरफ हो गया, इस तरफ प्लस चार्ज हो गया, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल बन गए बहुत सारे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल बन जाता है, और डायपोल तो बन गया। अब देखो इसका ये माइनस है, इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है चार्ज से ज़्यादा डिस्टेंस पे जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिस्टेंस के साथ साथ क्या होती है? कम होती है। इसका मतलब ये जो पेपर पीस है, ये पेपर पीस एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, सपोज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, किस तरफ? इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, और उस तरफ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब देखिए ये जो प्लस था, तो इसको हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। सपोज करो ये कुछ ये चीज़ है, ठीक है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। अब देखिए फोर्स, इस पर फोर्स किधर लगेगा? ये माइनस है, तो ड्यू टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी। ठीक है, और इस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा, इस पर कम इस पर किधर लगेगा? इस पर इधर लगेगा, और इस पर किधर लगेगा? इधर। ज़्यादा किस पे लगेगा? इस पर लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आसपास ज़्यादा है, तो ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब यही बात हम प्लस के लिए करते हैं कि अगर कोई प्लस चार्ज की बॉडी, इस पर प्लस चार्ज है, और कोई पेपर पीस है, सपोज करो ये पेपर पीस है, ठीक है, तो इस पेपर पीस में भी क्या होगा? प्लस चार्ज इस तरफ चल जाएगा, माइनस इस तरफ आ जाएगा। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पर फोर्स किधर लगेगा? इस पर इधर लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस पर किधर लगेगा? इस पर इधर लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज़्यादा है? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज़्यादा है, तो ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा, ये वाला फोर्स कम होगा, और ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा तो क्या होगा? ये इस तरफ मूव करेगा। तो पेपर पीसेस का जो मूवमेंट होता है, अट्रैक्शन होता है, वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल और विद द हेल्प ऑफ पोलराइजेशन और इंडक्शन। ठीक है, अब हम दो न्यूमेरिकल करेंगे जो कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, 10.1 एग्जाम्पल है। तो उसमें क्या दे रखा है आपसे? उसमें आप दो डायग्राम आपको दे रखे हैं। देयर इज़ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, 5 mm डिस्टेंस है आपके यहाँ से यहाँ तक, और 10 माइक्रोकूलाम है, और एक आपका प्लस 10 माइक्रोकूलाम। ठीक है, माइनस एंड प्लस। ठीक है, 10 माइक्रोकूलाम एंड 10 माइक्रोकूलाम। दूसरी बात, इसमें क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है कि इसके सेंटर से यहाँ पर कोई एक पॉइंट है P, जो कि
15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, उस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि इसके यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर एक पॉइंट है Q, यहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो फॉर्मूले, एक जनरल फॉर्मूला है और एक फॉर्मूला हम बनाते हैं स्पेशल केस से, व्हेन r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका a कितना, a आपका mm में कुछ आ रहा है, ये जो 2a है 5 mm, और जो r है डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर में आ रही है, तो ये उससे बहुत ज़्यादा है, तो हम स्पेशल केस यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या फॉर्मूला लिखा था हमने, यहाँ हमने फॉर्मूला लिखा था 2kp/r³, 2kp/r³, और यहाँ लिखा था हमने kp/r³। कोई बताएगा डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन हमने देखी थी, डायरेक्शन होती है इस तरफ, क्योंकि p क्या है -2q, -2 प्लस इस तरफ p है, तो e इस तरफ होगा यहाँ वाला, ये होता है आपका kp/r³। बस, तो या तो ये निकाल लो या ये निकाल लो और फिर मल्टीप्लाई कर दो। चलो ये निकाल लेते हैं पहले। तो हमें निकालना है kp/r³, उससे पहले हमें p निकालना पड़ेगा। p क्या होता है, टोटल डिस्टेंस और एक चार्ज, तो 2a × q। 2a कितना हो गया भाई, 2a हो गया आपका 5, बट mm में है तो इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटू q कितना है 10 माइक्रोकुलाम, 10 माइक्रोकुलाम कितना हो गया भाई ये 5 × 10⁻⁻8 कुलाम मीटर, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला लगाते हैं, हम लगाते हैं kp/r³। kp/r³ हम अगर निकालेंगे तो k की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ और p कितना है 5 × 10⁻⁸ अपॉन r³। r कितना है 15 सेंटीमीटर, तो 15 × 10⁻², क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसका हो गया क्यूब। अब देखिए 9 × 5 × 10 एक ही बचेगा ऊपर, नीचे क्या होगा, नीचे आपका 15 × 15 × 15 × 10 की पावर कितनी होगी -6 होगी, ठीक है। इसको फर्दर सोल्व करेंगे, देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 5 से कट किया कितना हो गया 3, 3 को अगेन कट किया कितना हुआ 3, इस 3 को कट किया कितना हुआ 5, इस 5 को कट किया कितना हुआ 2। सो आंसर इज 2/15 × 10⁻⁶, ये ऊपर जाके प्लस हो गया, इसमें एक 0 यहाँ लेके आते हैं तो ये आंसर हो जाएगा 20/15 × 10 की पावर कितनी होगी 5 हो गई। अगेन ये 5 से कट हो रहा है, 5 से कट हो रहा है मतलब 4/3 × 10⁻5, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपका 1.33 × 10⁻5, ठीक है। क्या निकाल रहे थे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है न्यूटन पर कूलम, तो ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू कहाँ आई है, ये वैल्यू आई आपकी यहाँ पर, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा वो, तो इस पॉइंट पे कितना होगा, तो इस पर इसका डबल होगा, जस्ट डबल होगा, मतलब इसका डबल कर देंगे तो वैल्यू कितनी होगी 2.66 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलम, तो ये इसका भी आंसर हो गया, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आप देख लेना बुक में से, जो भी डायपोल पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आपसे इजीली सोल्व हो जाएंगे। थैंक यू।